नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर मैं बहुत दिनों बाद में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं अपने सेकंड ग्रेड का जो वैकेंसी आने वाला है उसका फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है, जिसमें राजस्थान जीके आती है लगभग 50%। उसके अलावा बाकी अन्य मैटर होता है और ये पेपर जो हमारा होता है वो होता है 100 क्वेश्चंस का और 200 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें मैं आपको सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका नोट्स में यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ और नोट्स आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और मानना है। आप पूरे विश्वास के साथ में वीडियो को देखें, नोट्स को देखें और नोट्स को लिखें भी। लिखने से आपको चीज़ें याद होगी और आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पर मैं पूरे फर्स्ट पेपर के पूरे नोट्स अपलोड करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग ये करना होगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो सके और आपको मैं यहाँ पर अच्छा मैटर उपलब्ध करवा सकूँ सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को लेकर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हम नोट्स के बारे में नोट्स के द्वारा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे काम में आने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको शुरू से अंतिम समय तक वीडियो को ज़रूर देखना है और वीडियो को देखने के बाद में ही आपको तय करना है कि वास्तव में नोट्स हमारे काम के हैं या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ज़्यादा मार्केटिंग वाला काम नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा बोलता भी नहीं कि इसे वीडियो को शेयर करो, ऐसा करो, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा आपको ये सिग्नल दे दिया है कि आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो सके और मैं यहाँ पर रेगुलर आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो हम आज का शुरू करते हैं हमारा ये राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल। इसको देखने से पहले हम तीन चीज़ें देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, ताम्र पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था, पत्थरों के औजार होते थे और जीवन जो होता था वो जंगली होता था, यानी कि लोग इस समय पर प्रागैतिहासिक काल में या फिर पाषाण काल में लोग जंगलों में रहते थे और पत्थरों के औजारों से अपना काम चलाते थे। इसके अलावा ताम्रपाषाण काल में जीवन ग्रामीण हो गया और औजार तांबे के और पत्थर के बनाए जाने लगे। बस्तियां ग्रामीण थी और ये सोती बीकानेर हनुमानगढ़ में है। हड़प्पा सभ्यता या फिर हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता, ये कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसी के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा आती है। हम चर्चा करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा है कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की। उत्खनन बीवी लाल बीके थापर के द्वारा 1961 से 1969 के बीच किया गया। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती अर्थात वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये जो द्रष्टद्वती नदी के बारे में हम पढ़ते हैं, ये द्रष्टद्वती नदी इस सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, कालीबंगा से हमें दो काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, एक प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष यानी कि पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष और इसके समय है 2400 ईसा पूर्व। प्राक हड़प्पा कालीन स्थान से हमें सोती संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि ये ग्रामीण संस्कृति थी। हड़प्पा कालीन अवशेष 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय है और यहीं से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा कालीन स्थान से या फिर हड़प्पा से। प्राक हड़प्पा से हमें किसके अवशेष मिले हैं, सोती सभ्यता के। सोती सभ्यता कैसी थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण संस्कृति थी। प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष, प्राक हड़प्पा काल से हमें कौन कौन से अवशेष मिले हैं और कहाँ से मिले हैं, पश्चिमी टीले से।
प्राक हड़प्पाकालीन अवशेषों में मकानों में दरारें मिली है जो कि भूकंप के साक्ष्य माने जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक प्राचीनतम जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। लेकिन यदि कालीबंगा ऑप्शन में नहीं हो और प्राक हड़प्पाकालीन हो तो फिर हमको प्राक हड़प्पाकालीन को ही चुनना होगा, और यदि दोनों हो तो हमको फिर भी प्राक हड़प्पाकालीन को ही यहाँ पर चुनना होगा। एक साथ दो फसलें बोए जाने के साक्ष्य में प्राक हड़प्पाकालीन से ही मिलते हैं, जैसे चना व सरसों एक साथ बो देते थे, इधर चना, इस लाइन में चना और इस लाइन में सरसों। तांबे के भेल की मूर्ति मिली हमें प्राक हड़प्पाकालीन से। काले रंग की चूड़ियाँ और पत्थर का सील बट्टा मिला है। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे प्राक हड़प्पाकाल में, और ईंटों का जो अनुपात था 1-2-3 का अनुपात था। प्राक हड़प्पाकालीन मृदभांडों पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी। इन मिट्टी के बर्तनों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, फैब्रिक ए से लेकर फैब्रिक एफ तक। बस इतना ध्यान रखना है। प्राक हड़प्पाकालीन अवशेष से जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कितनी श्रेणियों में मिले हैं? 5 श्रेणियों में मिले हैं। 60 मीटर तक खुदाई करने के बाद ये सारे अवशेष हमें प्राक हड़प्पाकाल से प्राप्त हुए हैं। मृदभांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया था और कुछ पक्की ईंटें भी मिली है। दूसरा काल जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कालीन अवशेष, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और यहाँ से नगरीय या फिर शहरी सभ्यता के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। यहाँ पर हमें 2 दुर्ग दिखाई देते हैं, एक तो पूर्वी दुर्ग और एक पश्चिमी दुर्ग। ये जो दुर्ग होता था एक सार्वजनिक महत्व की इमारत थी और यहीं से हमको सोती सभ्यता के अवशेष मिले। इस दुर्ग के चारों ओर दोहरी दीवार हमको मिली है। ये एक दुर्ग है और इसके चारों ओर ये एक और दीवार यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर आम लोग निवास करते थे। बृहद अन्नागार मिला है, चौपाल मिला है। कच्ची ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले हैं, जिनमें से एक अग्निकुंड में हिरण की अस्थियां मिली है जो कि बलि प्रथा का साक्ष्य मानी जाती है। ये सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कालीबंगा वाली सभ्यता से हमको मिलते हैं। इसके अलावा नगर क्षेत्र में सड़कें पक्की ईंटों से निर्मित थी एवं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड व जाल पद्धति भी कहते हैं। नगर के एक भाग में पक्की सड़कें व पक्की नालियां नहीं मिली, संभवतः यहाँ लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता होगा। मकान पक्की ईंटों से निर्मित थे। सामान्यतः दूसरे स्थानों पर नीचे की छत कच्ची, लेकिन कालीबंगा में नीचे की छत को पक्का किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात अलंकृत फर्श के साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना है, अलंकृत फर्श के साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। बेलनाकार मोहरे हमको कालीबंगा से प्राप्त हुई। सूती वस्त्र में लिपटा चांदी का एक उस्तरा बोलते हैं कैंची को, कैंची मिली है। रोटी बनाने का तंदूर मिला है हमें कालीबंगा से। ऊंट की अस्थियां मिली है। तांबे का दर्पण मिला है। मिट्टी की दीवारों से लिपि के साक्ष्य हमको कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। बकरी को खींचकर लाते हुए मनुष्य के अंकन वाला मृदभांड के साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखना है, कालीबंगा को स्टुअर्ट पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। स्टुअर्ट पिगट ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है और इस मत का समर्थन किसने किया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। सोती संस्कृति को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है क्योंकि सोती संस्कृति हमको प्राग हड़प्पा काल में मिल गई थी। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा से बाजरा के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से व्याघ्र चित्ता की मोर के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है, जिससे यह पता लगता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा भी होती थी, अर्थात कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से युग्मित शवाधान मिलते हैं, मतलब जोड़े में शवों को दफनाया जाता था।
कार्बन 14 के अनुसार कालीबंगा बस्ती का काल कितना रहा होगा? 400 से 500 साल। कालीबंगा से कुछ मकानों में कुएं भी मिले हैं। कालीबंगा से कुछ मकानों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं आहड़ संस्कृति। ये कालीबंगा सभ्यता के संबंध में हमारे नोट्स यहाँ पर पूरे हो गए हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप गाइड को पढ़ सकते हैं। गाइड को यदि आप पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारे तथ्य मिल जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको इतना तो इसमें ध्यान में रखना ही है ताकि आप यहाँ से आने वाले हर एक क्वेश्चन को ढंग से कर सको। इसके बाद में हम देखते हैं आहड़। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। आहड़ संस्कृति ये उदयपुर में है और इसका समय माना जाता है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। आहड़ संस्कृति जो कि उदयपुर में, इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में और उत्खनन रमेश चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था 1954 में। फिर इसके बाद में VN मिश्र यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र और HD सांकलिया हसमुख देव सांकलिया के द्वारा 1961-62 में किया गया था। आहड़ संस्कृति उदयपुर में है। समय इसका 2000 से 1200 ईसा पूर्व। खोज की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा 1953 में और प्रथम बार उत्खनन किया 1954 में रमेश चंद्र अग्रवाल ने और दोबारा से उत्खनन किया वीरेंद्र नाथ मिश्र HD सांकलिया ने 1961-62 में। आहड़ संस्कृति आहड़ नदी के किनारे स्थित है, लेकिन ये मुख्यतः बनास संस्कृति के किनारे स्थित है। इस कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर बनास संस्कृति की जगह आप लिखोगे बनास नदी। बनास नदी के किनारे स्थित है, इस कारण से आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति मुख्यतः 4 जिलों में फैली हुई है: राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इन 4 जिलों में यह आहड़ संस्कृति फैली हुई है। आहड़ संस्कृति के लोग कैसे थे? ग्रामीण थे। यानी कि आहड़ संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। कृषि व पशुपालन का काम करते थे। मुख्यतः गेहूँ, जौ, चना, सरसों, राई, बाजरा, चावल की कृषि यहाँ पर आहड़ संस्कृति के किसान लोग या फिर लोग करते थे। भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता इत्यादि का पालन करते थे और आहड़ संस्कृति के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? कुत्ता। आहड़ संस्कृति के लोग चाक पर मृद भांड बनाते थे। मृद भांड का मतलब है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन। इन्हें काले व लाल रंग से रंगा जाता था। इसलिए इनको काले व लाल मृद भांड भी कहते थे। इन मृद भांडों को उल्टी तपाई विधि से पकाया जाता था। इतना ध्यान रखना है कि आहड़ संस्कृति में मृद भांडों को किस विधि से पकाया जाता था? उल्टी तपाई विधि से। या फिर किस संस्कृति में मृद भांडों को उल्टी तपाई विधि से पकाया जाता था? तो आहड़ संस्कृति में। स्थानीय भाषा में इन मृद भांडों को गोरे व कोटे कहा जाता था, जिनमें अनाज भरा जाता था। आहड़ संस्कृति के लोग कपास से परिचित थे। आहड़ संस्कृति के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे, लेकिन मकानों की नींव पत्थरों की बनी होती थी। आहड़ संस्कृति के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे, लेकिन इनकी नींव में पत्थरों का प्रयोग किया गया था। आहड़ संस्कृति में शव को गाड़ने के साथ ही उसके साथ आभूषण व खाद्य वस्तुएं भी रख दी जाती थी। आहड़ संस्कृति से 6 चूल्हे मिले हैं, जिनसे यह पता लगता है कि आहड़ संस्कृति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी। आहड़ से तांबे गलाने की भट्टियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और आहड़ से एक यूनानी मुद्रा मिली है, जिस पर अपोलो अर्थात सूर्य देवता का चित्र बना हुआ है। आहड़ से एक बैल की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियन बूल कहा गया है। आहड़ से एक बैल की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे क्या कहा गया है? बनासियन बूल। आहड़ को आगाटपुर भी कहते हैं, धूलकोट, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। आहड़ से कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आहड़ वासियों को रंगाई छपाई का
ज्ञान भी था। ठप्पे क्या होते हैं? ये सांचे होते हैं। सांचे जैसे बट्टे होते हैं, ईंट बट्टे, तो वहाँ पर ईंट बनाने का एक सांचा बना होता है, उसमें मिट्टी भरते हैं और उसको फिर खाली कर देते हैं तो ईंट बन जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर छपाई के ठप्पे बने हुए थे, उनमें कुछ कलर भरा और उस ठप्पे को लगाया तो वो ठप्पा ऐसे कैसे उस कपड़े पर बन जाता था। तो आहड़ से छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर कहा जाता है कि आहड़ वासियों को किसका ज्ञान था? रंगाई छपाई का भी ज्ञान प्राप्त था। इसके बाद में आती है हमारी बेराट सभ्यता। ये कहाँ पर है? जयपुर में है। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी, जिसे बेराट कहा जाता है। बेराट जयपुर में बाणगंगा नदी किनारे स्थित है और बाणगंगा को ही अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बेराट से पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कैप्टन ब्रट ने बेराट से 1837 में अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा, जो कि वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। तो सर्वप्रथम कैप्टन ब्रट ने बेराट से 1837 में अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। 1936-37 में दयाराम साहनी व 1962-63 में नील रतन बनर्जी ने तथा कैलाशनाथ दीक्षित ने बेराट का पुनः उत्खनन किया। पुनः उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये कहाँ पर है? बेराट जयपुर में है। बेराट से पहाड़ियों की गुफाओं से बड़ी मात्रा में आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र व पत्थरों के औजार मिले हैं। इस कारण पुरातत्ववेत्ताओं ने बेराट को आदि मानव की चित्रशाला कहा है। पुरातत्ववेत्ताओं ने किस सभ्यता को आदि मानव की चित्रशाला कहा है? किसको कहा है? बेराट को। क्यों कहा है? क्योंकि बेराट के पहाड़ियों की गुफाओं से बड़ी मात्रा में आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र व पत्थरों के औजार मिले हैं। इसी कारण से पुरातत्ववेत्ताओं ने बेराट को आदि मानव की चित्रशाला कहा है। चीनी यात्री हेनसांग, जिसने लिखा था ग्रंथ शियुकी, हेनसांग के अनुसार लगभग 634 ईस्वी में बेराट आया था और हेनसांग ने बेराट में बौद्ध मठों के होने की पुष्टि की थी। हेनसांग आया कब? 634 में। ग्रंथ कौन सा लिखा? शियुकी। और हेनसांग ने क्या कहा कि बेराट में बौद्ध मठ स्थापित है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष बेराट में राजा विराट के पास बिताया था। बेराट से कपड़े की एक पोटली मिली है, जिसमें 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 कौन सी है? पंचमार्क है, और 28 हिंद यवन शासकों की है। इनमें से 16 मुद्राएं हिंद यवन शासक मिनांडर की है। पहला तो हमको ये ध्यान में रखना है कि बेराट से कितनी चांदी की मुद्राएं मिली है? 36। इनमें से पंचमार्क कितनी है? 8। हिंद यवन शासकों की कितनी है? 28। और हिंद यवन शासक मिनांडर की कितनी है? 16। बेराट से हमको संख लिपि के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। स्वयं राम सिंह के समय बेराट से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई, जिसमें संभवतः महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष होंगे। स्वर्ण मंजूषा मतलब ये होती है श्रृंगार दानी, जिसको ये सामान्यतः शादी ब्याह पे लड़कियां लेकर आती है, उसको बोलते हैं श्रृंगार दानी। अकबर ने मेरठ में एक टकसाल भी खोली थी, ये इंपॉर्टेंट है। अकबर ने बेराट में एक टकसाल भी खोली थी, सिक्के ढालने की टकसाल। सिक्के ढालने की एक टकसाल भी अकबर ने बेराट में खोली थी। बेराट से प्राप्त मृदभांडों में अलंकृत घड़े भी है, जिन पर स्वस्तिक व त्रिरत्न चक्र बने हुए हैं। इसके बाद में आती है हमारी गणेश्वर सभ्यता या संस्कृति, जो कि सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और गणेश्वर सभ्यता का कार्यकाल कितना है? 3000 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। उत्खनन किया 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने
और 1978-79 में विजय कुमार ने। गणेश्वर सभ्यता से तांबा परिशोधन का कारखाना प्राप्त हुआ है। गणेश्वर सभ्यता से ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का एक कांटा भी प्राप्त हुआ है। गणेश्वर सभ्यता के मकान कच्चे थे, लेकिन इनकी नींव में भी पत्थरों का प्रयोग किया गया है। गणेश्वर सभ्यता के लोग मध्य एशिया पश्चिमी देशों में तांबे का व्यापार करते थे। गणेश्वर सभ्यता के लोग मध्य एशिया पश्चिमी देशों में तांबे का व्यापार करते थे। ये हमारी सभ्यता यहाँ पर पूरी हो जाती है। सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में 3-4 सभ्यताएं दे रखी है, उनको हमने यहाँ पर देख लिया है। कौन सी है? कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, आहड़, ये 4-5 सभ्यताएं हमारे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है। जीके वाले पेपर में यही है, सिर्फ हमको यही याद करना है, इनको ही देखना है फर्स्ट पेपर को लेकर। इसके अलावा कोई भी सभ्यता हमको नहीं पढ़नी है यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। और उसमें से जो राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है, जो पार्ट है फर्स्ट पेपर में जीके वाले, उसमें हमको सिर्फ ये 4-5 सभ्यताएं जो हमने पढ़ी है, जिनके महत्वपूर्ण नोट्स या महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। इसके अलावा आपको गाइड को देखना होगा या फिर रेफरेंस बुक आपके पास में जो भी हो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पर मैंने अपलोड किए हैं आपके लिए, ठीक है। तो अब हम आगे का देखते हैं मैटर, गुर्जर प्रतिहार शासक। दूसरा मैटर हमारे यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार है। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज है। कल मैं आपको इसका पूरा ये क्या बोलते हैं सिलेबस थोड़ा सा ऐड करके दिखा दूंगा कि इसमें क्या क्या है, तो उसको आप आराम से देख लेना। प्रथम उल्लेख, गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। गुर्जर प्रतिहार शासकों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, और ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार प्रतिहार भगवान राम के प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज थे। भगवान राम के तो प्रतिहार और लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुजरात क्षेत्र का स्वामी होने के कारण ये गुर्जर कहलाए। और नैनसिरी ख्यात के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी? 26। ये ध्यान रखना है बस। नैनसिरी ख्यात के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं? 26। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर। और गुर्जर प्रतिहारों का शासन 6ठी शताब्दी के दूसरे चरण से लेकर 14वीं सदी तक बना रहा। महत्वपूर्ण समय माना जाता है इनका 8 से 10वीं सदी का समय। चीनी यात्री हेनसांग कब आया था बेराट? बताना आपको कब आया, बेराट कब आया था ये? और बेराट में इसने किनके होने की पुष्टि की थी? हेनसांग ने। ये आपको बताना है बेराट कब आया हेनसांग और किनके होने की इसने पुष्टि की। चीनी यात्री हेनसांग ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल को बताया है, और भीनमाल को ही हेनसांग ने पीली मोलो भी कहा है। अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा है। जुर्ज, अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कहा है। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी गठियाला अभिलेख से प्राप्त होती है, और गठियाला अभिलेख कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी गठियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। गठियाला अभिलेख जोधपुर में स्थित है। हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष, आदि पुरुष माना जाता है। उदोतन सूर्य ने 778 ईस्वी में कुवलेमाला ग्रंथ लिखा था। हरिश्चंद्र के बारे में देखें तो हरिश्चंद्र का ही एक अन्य नाम रोहिलिदी भी मिलता है, और इसके 2 रानियां थी। एक तो क्षत्रिय रानी थी भद्रा, और एक ब्राह्मणी रानी थी। क्षत्रिय रानी भद्रा से 4 पुत्र हुए, जिन्होंने मिलकर
मांडवीपुर अर्थात मंडोर को जीता था। ये 4 पुत्र कौन थे? भोगभट, कदक, रज्जिल और दह। इस रज्जिल का पोता था नागभट प्रथम। नागभट प्रथम ने मेड़ता को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाया था। मेड़ता को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किसने बनाया? नागभट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट प्रथम ने चावड़ों से भीनमाल को जीता था। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट प्रथम ने चावड़ों से भीनमाल को जीता था। ध्यान रखना, यहाँ पर ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागभट प्रथम का काल माना जाता है 730 से 750 ईस्वी और गुर्जर प्रतिहारों का सबसे प्रतापी शासक किसे माना जाता है? नागभट प्रथम को। इसने पहले बनाया मेड़ता को, फिर बनाया भीनमाल को, फिर बनाया उज्जैन को अपनी राजधानी। नागभट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में राम का प्रतिहार बताया गया है। मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक और नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा गया है। नागभट प्रथम को ग्वालियर प्रशस्ति में राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक बताया गया है। नागभट प्रथम को मल्लेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। किस गुर्जर प्रतिहार शासक को मल्लेच्छों का नाशक कहा जाता है? तो नागभट प्रथम को। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट प्रथम के दरबार को नागावलोक भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट प्रथम के दरबार को नागावलोक भी कहा जाता है और नागभट प्रथम के समय उज्जैन शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था। ये ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स और बिल्कुल क्वेश्चन आपको रटना है बिल्कुल इन सबको यहाँ से। जालोर, कन्नौज, अवंती के प्रतिहारों की नामावली हमें कहाँ से मिलती है? नागभट प्रथम से प्रारंभ होती है। जालोर, कन्नौज, अवंती के गुर्जर प्रतिहारों की नामावली कहाँ से शुरू होती है? नागभट प्रथम से। नागभट प्रथम के बाद में आया था कक्कुक, कक्कुक के बाद में आया देवराज, देवराज के बाद में आया वत्सराज। कक्कुक के पिता का नाम मिलता नहीं है। देवराज की रानी थी भूमिका देवी और भूमिका देवी का पुत्र था कौन? वत्सराज। यानी कि वत्सराज की माँ का नाम था भूमिका देवी, पिता का नाम था देवराज। वत्सराज का कार्यकाल है 778 से 794 ईस्वी और इसकी रानी का नाम है सुंदर देवी। वत्सराज को रणहस्तिन भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को रणहस्तिन भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय उदोतन सूर्य ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय उदोतन सूर्य ने 778 ईस्वी में कुवलय माला ग्रंथ लिखा था। तो कुवलय माला ग्रंथ किसने लिखा? उदोतन सूर्य ने। कब लिखा? 778 ईस्वी में। किसके समय लिखा? वत्सराज के समय। वत्सराज कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक था। 783 में जैन आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा था 783 में, वही वत्सराज के समय। राष्ट्रकूट शासक दुर्प्रथम ने वत्सराज को त्रिपक्षीय संघर्ष में पराजित कर दिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था ये कन्नौज को लेकर हुआ था। कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें ध्रुव प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित कर दिया था। ये ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव प्रथम। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। तो पूछा जाए कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की, तो हो जाएगा वत्सराज। और वत्सराज को क्या कहा जाता है? रणहस्तिन। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। वत्सराज ने कन्नौज के आयुध वंश के शासक इंद्रायुध को पराजित किया। धर्मपाल ने चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाया था। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माता गुर्जर प्रतिहार शासक
वत्सराज था। ये इंपॉर्टेंट है। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माता कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज। नोट, गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंदिर स्थापत्य की एक नवीन शैली शुरू की गई थी जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली कहा जाता है। प्रमुख स्थान इनके ओसिया जोधपुर, नीलकंठ महादेव मंदिर, राजोड़गढ़ अलवर में, और दौसा में हर्षद माता का मंदिर इत्यादि। इसके बाद में आता है नागभट्ट द्वितीय 794 से 833 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के चक्रायुध को पराजित करके कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाया और धर्मपाल को भी पराजित किया। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज को किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने ब्रह्मभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय ने अरब के मुसलमानों को भी पराजित किया था। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरब के मुसलमानों को पराजित किया था? नागभट्ट द्वितीय ने। नागभट्ट द्वितीय ने ब्रह्मभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित करके इसके ललाट पर विजित शब्द लिखवा दिया था, जिससे ये शर्मिंदा हो गया बहुत ज़्यादा और अंत में गंगा नदी में कूदकर समाधि ले ली। तो राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पराजित करने के बाद में इसके ललाट पर विजित शब्द लिखवा दिया, जिससे नागभट्ट द्वितीय परेशान हो गया और फिर अंत में गंगा नदी में डूबकर गंगा नदी में इसने समाधि ले ली। इसके बाद में एक आता है अगला गुर्जर प्रतिहार शासक रामभद्र। ये 833 से 836 तक रहता है। इसके बारे में और कुछ जानकारी हमको मिलती नहीं है। इसके बाद में आता है राजा भोज प्रथम और इसका कार्यकाल है 836 से 885 और इसी राजा भोज प्रथम को मिहिर भोज कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदिवरा और प्रवास की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय व पाल शासक देवपाल को पराजित किया था। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में मिहिर भोज के समय भारत आया था। अरब यात्री सुलेमान 821 में मिहिर भोज के समय भारत आया था और सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। अरब यात्री सुलेमान 851 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय भारत आया और इस अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु माना है। मिहिर भोज को कन्नौज का महाराजाधिराज परमेश्वरा भोजदेवा कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना स्वयं मिहिर भोज ने ही की थी। इसके बाद आता है महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 तक रहा और महेंद्रपाल प्रथम के पिताजी का नाम था मिहिर भोज और माता इसकी चंद्र भट्टारिका। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र की उपाधि प्रदान की थी। महेंद्रपाल प्रथम कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासक था। किसका बेटा था? मिहिर भोज का। ठीक है। और महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में कौन रहता था? राजशेखर। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को क्या कहा? निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबारी कवि राजशेखर ने ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? ध्यान में रखना, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहेगा लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सही से। राजशेखर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हर विलास, विदसाल भंजिका नामक ग्रंथ लिखे थे। किसने? राजशेखर ने। किसके दरबार में रहता था? महिपाल प्रथम के दरबार में ये रहता था। यहाँ पे आपको दिख गया होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो मैंने इनके नाम बोल दिए हैं। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। महिपाल को राजशेखर ने रघुवंशी मुकुटमणि तथा
रघुकुल मुक्तामणि भी कहा है। गुजर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम ने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज, परमेश्वर की उपाधियां धारण की थी। इसके बाद में आता है भोज द्वितीय 910 से 913 तक रहता है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी मिलती नहीं है। इसके बाद में आता है महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम का समय है 914 से 943 ईस्वी और राजशेखर कुछ समय के लिए इस महिपाल प्रथम के दरबार में भी रहा था। अरब यात्री अल मसूदी गुजर प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया था और अरब यात्री सुलेमान किसके समय आया? मिहिर भोज के समय। और इस सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु माना और इधर अरब यात्री अल मसूदी महिपाल प्रथम के समय पर भारत आया था। ध्यान में रखना है, दोनों चीजें एक साथ मिली हुई है। राजशेखर ने महिपाल को आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा है। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यवर्त का महाराजा धीराज भी कहा है। ध्यान में रखना, राजशेखर दो गुजर प्रतिहार शासकों के दरबार में, एक तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में और दूसरा महिपाल प्रथम के दरबार में, इन दोनों के दरबार में था ही। अधिक समय रहा महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में और कुछ समय के लिए रहा था महिपाल फर्स्ट के दरबार में। अल मसूदी ने गुजर प्रतिहारों को अल गुजर कहा है और राजा को बोरा कहा है, बोरा। अल मसूदी ने पाल शासकों को रुहिमा कहा है, रुहिमा। पाल शासकों को रुहिमा किसने कहा है? अल मसूदी ने। किसके समय आया था? महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। महिपाल प्रथम के बाद में आता है देवपाल के बाद में आता है विनायकपाल सेकंड, इसके बाद में आता है महिपाल सेकंड, इसके बाद में आता है विजयपाल, फिर आता है राज्यपाल, फिर आता है त्रिलोचनपाल और अंतिम गुजर प्रतिहार शासक था कौन? यशपाल। राज्यपाल के समय 20 दिसंबर 1018 को कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था। उस समय राज्यपाल कन्नौज को छोड़कर भाग गया और बाद में चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को मार दिया। त्रिलोचन के समय 1019 में मोहम्मद गजनवी ने पुनः कन्नौज पर आक्रमण किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार BN पाठक ने गुजर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। BN पाठक ने किस गुजर प्रतिहार शासक को हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा है? महेंद्रपाल प्रथम को। वैसे हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय अंतिम हिंदू महान सम्राट थे, लेकिन यहाँ पर BN पाठक नाम के इतिहासकार जो है गुजर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम को अंतिम हिंदू सम्राट मान रहे हैं। इसके बाद में गुजर प्रतिहारों का इतना ही कार्यकाल और इतना ही मैटर या फिर इतना ही सिलेबस हम कहें वो हमारे सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में शामिल है। इसके अलावा और कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है, यही इनसे संबंधित ही यदि आपको और कुछ चीज़ें मिलती है तो आप उनको पढ़ सकते हैं। महेंद्रपाल के बारे में हमने जितना पढ़ा है उतना ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ चीज़ें मिलती है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन इतना पर्याप्त है। इसके अलावा महेंद्रपाल को छोड़कर जो चीज़ें जो शासक हमने पढ़े हैं उनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उनके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। तो गुजर प्रतिहार यहाँ पर पूरे हो गए हमारे। इसके बाद में आता है चौहान राजवंश का इतिहास। चौहान सपादलक्ष के चौहान यही हमारे हैं वहाँ पर फर्स्ट पेपर में। और सपादलक्ष के चौहानों का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। किसने की थी स्थापना? 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सपादलक्ष के चौहानों की स्थापना की थी। चौहानों की उत्पत्ति संबंधित अलग अलग मत हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं चौहानों की उत्पत्ति को लेकर। जैसे चंद्रवरदाय के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से मानी जाती है और इस मत का समर्थन मुणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण दोनों ने किया है। यानी कि चंद्रवरदाय ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताया है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है और इस बात का समर्थन
सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैनसी दोनों ने किया है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है और इस मत का समर्थन पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में ज्ञानक भट्ट ने किया है। हमीर महाकाव्य में और सुरजन चरित में चौहान प्रशस्ति बेदला शिलालेख में किया गया है। 1177 के हांसी शिलालेख तथा अचलेश्वर मंदिर के लेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। पंडित दशरथ शर्मा तथा गोपीनाथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया है और कायम खान एक ग्रंथ है, इसके अंदर भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड क्रुक यहाँ पे लिखा हुआ है। डॉक्टर वीएस स्मिथ ने चौहानों को विदेशी अर्थात सक्सीतियन माना है। सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्रवंशीय बताया गया है। सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को इंद्रवंशीय बताया गया है। चौहानों की आरंभिक राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। चौहान जांगल देश के रहने वाले थे। सपादलक्ष इनके राज्य का प्रमुख भाग था। वासुदेव चौहान को सांबर झील का निर्माता माना जाता है। वासुदेव चौहान ने अपनी कुल देवी शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी कराया था। चौहान पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, यानी कि चौहान शुरुआत में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। रामकरण आसोपा के अनुसार सांबर के चारों ओर बसे होने के कारण ये चहमान कहलाए और यही चहमान भविष्य में चौहान कहलाए। यहाँ पर लिखना होगा आपको, चौहान कहलाए। चौहानों की जानकारी के अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है जैसे कायम खान रासो, इसके लेखक है कविजान। हमीर राचड़ा, इसके लेखक है राजरूप। और हमीर बंदन, इसके लेखक है अमृत कैलाश। बिसल देव रासो के ग्रंथ के लेखक है नरपति नाल है और हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो के जोधराज और विग्रह राज द्वितीय का हर्ष अभिलेख, इसमें भी हमको चौहानों की जानकारी मिलती है इन सब ग्रंथों में। इसके अलावा जो मत हमने देखे हैं वो भी आपको याद रखना है। वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष यानी कि आदि पुरुष माना जाता है। दुर्लभ राज का पुत्र गुवक, यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्लभ राज का पुत्र गुवक, दुर्लभ राज का पुत्र गुवक प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक नागबर द्वितीय का सामंत था। ध्यान में रखना है, गुवक प्रथम, यहाँ पे लिखा हुआ गुवक प्रथम, ये नागबर द्वितीय का सामंत था। नागबर द्वितीय कौन था? गुर्जर प्रतिहार। और इस नागबर द्वितीय को पराजित किसने किया था, ये आपको बताना है, किसने पराजित किया था। गुवक प्रथम ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं कौन? हर्षनाथ जी। और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुवक प्रथम ने। कहाँ पर करवाया था? सिक्किम में। गुवक प्रथम किस गुर्जर प्रतिहार शासक का सामंत था? तो नागभट्ट द्वितीय का। और बेटा किसका था? दुर्लभ राज का। कौन? गुवक प्रथम। गुवक सेकंड ने कन्नौज के शासक भोजराज से अपनी बहन का विवाह किया था। गुवक द्वितीय चंदन राज ने तोमर नरेश रुद्र को पराजित किया और इस चंदन राज की रानी रुद्राणी थी, जिसको आत्म प्रभावी कहते हैं। ये यौगिक क्रियाओं में निपुण थी, जो प्रतिदिन पुष्कर में महादेव मंदिर के सामने 1000 दीपक जलाया करती थी रुद्राणी। वाघपति राज को 983 ईस्वी के हर्ष अभिलेख में महाराजा कहा गया है। विग्रहराज द्वितीय ने 956 में चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था। ये विग्रहराज द्वितीय मतलब चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय ने 956 ईस्वी में चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया और भृगुकृच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। भृगुकृच में आशापुरा माता का मंदिर
किस चौहान शासक ने बनवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। किसको पराजित करने के बाद में? मूलराज प्रथम को पराजित करने के बाद में। चौहान शासक गोविंद तृतीय को जैनक भट्ट के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में भेरीगढ़ अर्थात शत्रुओं का संहारक कहा गया है। चौहान शासक गोविंद तृतीय को जैनक भट्ट के ग्रंथ भेरीगढ़ जैनक भट्ट के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में भेरीगढ़ अर्थात शत्रु संहारक कहा गया है। चौहान शासक वाकपतिराज द्वितीय ने मेवाड़ के अंबा प्रसाद को युद्ध में पराजित किया था। चौहान शासक वाकपतिराज द्वितीय ने मेवाड़ के अंबा प्रसाद को युद्ध में पराजित किया था। चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में पुष्कर में 700 चालुक्य शासकों को पराजित किया था जो ब्राह्मणों को लूटने के लिए आए थे। चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में पुष्कर में 700 चालुक्यों को पराजित किया था जो ब्राह्मणों को लूटने के लिए आए थे। ध्यान में रखना, यहाँ पर मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नोट्स जैसे अपने आते हैं। गोपीनाथ शर्मा जी का बुक आता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा का बुक आता है राजस्थान इतिहास को लेकर, कालूराम शर्मा का बुक आता है। इसके अलावा और भी 3-4 बुक है, उन सब से मिला करके ये सारा मैटर यहाँ पर मैंने इकट्ठा किया है जो कि आपके लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में बहुत ही सहायक होगा, ये सब मेरा यहाँ पर मानना है। इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। किसने? चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम ने क्या किया था? 1105 में पुष्कर में 700 चालुक्यों को पराजित किया था। फिर इसके बाद में आता है चौहान शासक अजयराज 1113 से 1133 इनका समय काल रहा। अजयराज चौहान का समय चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहलाता है। निर्माण काल, चौहान साम्राज्य का निर्माण काल किसके काल को माना जाता है? अजयराज चौहान के काल को। अजयराज ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की और अजमेर को ही चौहानों की राजधानी बनाया था। अजयराज ने अनिहल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था। अनिहल पाटन के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था चौहान शासक अजयराज ने, और अनिहल पाटन पड़ता है गुजरात में। इसके अलावा अजयराज ने श्री अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के चलाए और इनकी रानी सोमलेखा ने भी अपने नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। फिर इसके बाद में आता है चौहान शासक अर्णोराज, और अर्णोराज जी का समय है 1133 से 1153 ईस्वी। अर्णोराज शैव मत का अनुयायी था। चौहान शासक अर्णोराज ने चालुक्य शासक सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था। अर्णोराज ने पुष्कर में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था और अर्णोराज ने अजमेर में तुर्क आक्रांताओं को पराजित करके आना सागर झील का निर्माण कराया था। किसने? अर्णोराज ने। देवबोध व धर्मघोष चौहान शासक अर्णोराज के दरबार में रहते थे। चौहान शासक अर्णोराज के दरबार विद्वान थे देवबोध और धर्मघोष नाम के विद्वान। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित किया, जिसका वर्णन मेरुतंग के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में तथा राजशेखर के ग्रंथ प्रबंध कोश में मिलता है। तो किस चालुक्य शासक ने चौहान शासक अर्णोराज को पराजित किया था? कुमारपाल ने। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? मेरुतंग का एक ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि और राजशेखर का ग्रंथ है कौन? प्रबंध कोश। इसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि चालुक्य शासक कुमारपाल ने चौहान शासक अर्णोराज को पराजित किया था। राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? आपको बताना है किसके दरबार में थे। फिर इसके बाद में आता है अर्णोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ, और इसका कार्यकाल माना जाता है 1158 से 1163। चौहान शासक अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव द्वारा करने के बाद विग्रहराज चतुर्थ चौहान शासक बना। जगदेव
चौहानों का प्रथम पितृहंता कहलाता है। जो बेटा पिता की हत्या कर दे उसको हम पितृहंता कहते हैं, भाई की हत्या कर दे उसको भातृहंता कहते हैं, माँ की हत्या कर दे उसको मातृहंता कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, यानी कि सबसे ज्यादा विकास चौहानों का सबसे ज्यादा विकास हुआ था विग्रहराज चतुर्थ के काल में। निर्माण काल तो हम अजयराज के काल को मानते हैं। चौहानों का निर्माण काल किसका काल है? अजयराज का काल। और स्वर्ण काल किसका है? विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ को हम बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानकारी दिल्ली के शिलालेख से मिलती है। विग्रहराज चतुर्थ ने तुर्क शासक खुसरो शाह को पराजित किया था और दिल्ली के तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिया था। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। इस पाठशाला की दीवारों पर विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं के द्वारा लिखे हुए हरी केली नामक नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी। कालांतर में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसने इस पाठशाला को तुड़वा दिया और यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जिसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? यहाँ पर पर्सी ब्राउन के अनुसार, पर्सी ब्राउन बताते हैं कि यहाँ पर पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी कहते हैं, विद्वानों का आश्रयदाता थे, इस कारण से कवि बांधव, जनता में लोकप्रिय थे, इस कारण से इनको कटिबंधु के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने नाटक हरी केली में किरात के वेश में भगवान शिव व अर्जुन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है। सोमदेव ने अपने ग्रंथ ललित विग्रहराज में सिद्धराज व देसल देवी के प्रेम का वर्णन किया है। इतना ध्यान रखना है, ललित विग्रहराज ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमदेव। ललित विग्रहराज ग्रंथ में किसकी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है? सिद्धराज और देसल देवी के प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है। विग्रहराज चतुर्थ ने जैन विद्वान धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने जैन संत धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। बिसलदेव द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशाला के कुलपति कौन थे? पद्मनाभ चौहान, जहां ऐबक ने अबूबरक नामक व्यक्ति की देखरेख में मस्जिद बनवाई थी। ध्यान रखना है, बिसलदेव ने जो संस्कृत पाठशाला स्थापित की उसके कुलपति कौन थे? पद्मनाभ चौहान। और वहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़वाकर अबूबरक के निर्देशन में मस्जिद का निर्माण करवाया था। नरपति नालन ने अपने ग्रंथ बिसलदेव रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? नरपति नालन। इसमें बिसलदेव व परमा राजा भोज की पुत्री राजमती के प्रेम का वर्णन किया गया है। कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद निरर्थक हो गई। यह कथन किसका है? जयानक का। यानी कि कवि बांधव की जो उपाधि थी वो विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद में निरर्थक हो गई, कोई अर्थ इसका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि क्यों दी गई थी? विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण। तो जैसे विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु हुई, इसके बाद में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो इसकी तरह विद्वानों को आश्रय दे सके अपने दरबार में। इस कारण से जयानक ने कहा कि विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद में कवि बांधव की उपाधि भी क्या हो गई? निरर्थक हो गई, उसका कोई अर्थ अब नहीं रहा है। विग्रहराज चतुर्थ उन विद्वान शासकों में से था जो कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था। ये कथन है किलहौर्न का। बिसलदेव चौहान ने टोंक के समीप बिसलपुर नगर बसाया था तथा बिसलपुर झील का निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है मित्रों,
तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है चौहान साम्राज्य में पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय से आगे का विषय हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पर पुनः फिर से वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ। हालांकि ये चैनल मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए ही बनाया था, लेकिन समय की मांग के अनुसार मैं यहाँ पर अन्य विषयों के वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, सब लोगों को फ़ायदा हो, सब लोगों को कुछ लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मुझे यहाँ पर ज़्यादा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है कि कोई मेरे को इनकम हो जाएगी, लेकिन आपको फ़ायदा हो, जो इस चैनल से जुड़े उनका फ़ायदा हो और साथ में वो अपने एग्ज़ाम को सही से पास कर पाए। नोट्स आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि वास्तव में कुछ चीज़ है। और यदि वीडियो के अधिक व्यूज़ आते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करवा लेते हैं, तो मैं इन नोट्स की PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा। वहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, ले सकते हो। लेकिन वीडियो अधिक शेयर होने के बाद में मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, तो यहीं पर मैं इसको समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।